संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले एक प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो 31वें दिन उसका पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। और इस प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं। ये विधेयक फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास विचाराधीन है, जिसकी रिपोर्ट 17 जुलाई को आने की उम्मीद है। आखिर इस प्रस्ताव में क्या है और इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसके तहत अगर पीएम, सीएम या कोई मंत्री किसी गंभीर मामले में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इस बार एक विधेयक ने पहले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सब पर कार्रवाई होगी। 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होते हैं, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, 31वें दिन उनका पद अपने आप खाली माना जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इसकी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। सिर्फ गिरफ्तारी से पद नहीं जाएगा, 30 दिन जेल में रहने के बाद ही ये प्रावधान लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 339 ए में बड़े संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस कानून से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कोई भी अछूते नहीं होंगे अगर वे 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन उनका पद अपने आप खाली माना जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल इसकी औपचारिकता पूरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के जोरदार विरोध और जमकर हंगामे के बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया गया। अब जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट में पेश करने वाली है। आने वाले दिनों में जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि जेपीसी के रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस विधेयक को सदन में लाएगी और कोशिश करेगी कि इसे पास कराया जाए। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है खबर असरदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और खबर असरदार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की, जिसकी एसआईटी की जांच तेज हो गई है। अब एक बार फिर एसआईटी अयोध्या पहुंची है और छानबीन में जुटी है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की है। वहीं चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चल सकता है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब कानूनी मोर्चा खुल गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की है। बातचीत हुई, मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ? 4। चंपत राय और ये राव जो हैं, क्या नाम? गोपाल राव, अनिल मिश्रा, किशोर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की भी गहन पड़ताल करेगी। ट्रस्ट के ऑडिट रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की जांच होगी। एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप चुकी है। एसआईटी को 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है।
श्री राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कार सेवकपुरम की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। जानकारी के मुताबिक तीर्थ क्षेत्र भवन की सुरक्षा में 4 दरोगाओं की अतिरिक्त तैनाती है। पीएससी का एक दस्ता भी सुरक्षा में है। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो बिरला धर्मशाला के सामने है, वहाँ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उन सबको विधिवत ब्रीफ किया गया है कि वहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ से जाते हैं। न उनको किसी तरह की रोक लगाई गई है, न ही मीडिया कर्मियों को किसी तरह की रोक लगाई गई है। अयोध्या के चर्चित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रशासन ने अब उनकी संपत्ति से जुड़े मामले पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक तय वक्त के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उल्लंघन मिलने पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि देश भर के प्रमुख सनातन मंदिरों में बेहतर प्रबंधन के लिए सनातन बोर्ड के गठन जरूरी है। देखिए, सनातन बोर्ड में होगा कि गरीब बहन बेटियों का विवाह होगा। सनातन बोर्ड में होगा प्रत्येक बच्चे को मॉडर्न स्कूल में, मॉडर्न गुरुकुलम में ये साइंस विद सनातन शिक्षा ऐसी मिलेगी कि वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे, लीडर्स भी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, लेकिन संस्कारी बनेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं मंदिर के पैसे से ही बनाऊं तो मुझे अब धर्म बचाना भी है और देश बचाना भी है। वो ऐसे बनेंगे। पहली बात, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, वहीं बार एसोसिएशन ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। सीएम ने यह भी साफ किया है कि आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। दावा किया गया है कि यूसीसी को लेकर गठित समिति को करीब 10 लाख सुझाव मिले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया है। आखिर मध्य प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी कैसा हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में अगले 1 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने की दिशा में काम पूरा होगा। माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक विधानसभा में पेश कर पारित किया जा सकता है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान में आदिवासी समुदाय को मिले विशेष अधिकार का सम्मान करते हुए उन्हें यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। सरकार का दावा है कि यूसीसी पर गठित समिति को लगभग 10 लाख लोगों से सुझाव मिले, जिसमें अधिकांश ने यूसीसी का समर्थन किया है। अगर मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होता है तो व्यक्तिगत कानून की जगह सभी नागरिकों के लिए कई मामलों में समान नियम ही लागू हो जाएंगे। अगर मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए कई मामलों में समान नियम लागू हो सकते हैं। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन, तलाक की प्रक्रिया में समान प्रावधान, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े नियमों में एकरूपता, गोद लेने और भरण पोषण के मामलों में समान कानूनी व्यवस्था जैसे प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम स्वरूप विधेयक पेश होने के बाद स्पष्ट होगा। सरकार का कहना है कि कानून संविधान के अनुरूप और सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अब मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि कानून लागू होने से पहले इसे विधानसभा की मंजूरी मिलेगी और इसके बाद नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। सरकार इसे सामाजिक समानता और कानूनी एकरूपता की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है, जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठन इसके प्रावधान पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे में मॉनसून सत्र में पेश होने वाला यूसीसी बिल प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।